दोस्तों 7 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। होने वाले इस जीव विज्ञान के पेपर में आप अच्छे स्कोर कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट मैं आपको कवर करा दूंगा। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। अब केवल आपके रह जाएंगे फिर वस्तुनिष्ठ, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें दोस्तों हम टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हर विषय की जिस प्रकार से हमने तैयारी की, इसी प्रकार से मैं आपको बायोलॉजी विषय की भी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। जो मैं क्वेश्चन बताऊं आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो याद रखिए मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वर्गीकरण के 2 महत्व लिखिए। वर्गीकरण करते हैं हम जो जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व मिलता है हमें? तो जीवों की विभिन्नता का ज्ञान मिलता है हमें। दूसरा, जीवों की उत्पत्ति एवं परस्पर संबंधों का हमें ज्ञान होता है। ये 2 महत्व। लेकिन जितने ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं उसी लैंग्वेज में उसी हिसाब से दिए हैं जिस तरीके से आपको क्या है एग्जाम में लिखने चाहिए। यानी यहाँ एक्स्ट्रा एक भी लाइन नहीं दी है, बिल्कुल परफेक्ट कम शब्दों में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। कवक मूल किसे कहते हैं? अनेक कवक प्रजातियां उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित कर इन्हें लाभान्वित करती है। इन्हें सहजीवी संबंध कवक मूल कहलाता है। विषम बीजाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो पौधों में 2 विभिन्न आकार, संरचना एवं कार्य वाले स्पोर बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषम बीजाणुकता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका सिलिर्जिनिला हो गया, मार्सिलिया हो गया, ये सभी आपके विषम बीजाणुकता के उदाहरण हैं। द्विपार्श्व सममिति से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी सम्मति जिसमें केवल एक सममित तार्थी तल ही जंतु के 2 समान भागों में बांट सकते हैं, द्विपार्श्व सम्मति कहलाती है। जैसे आपकी तितली हो गया, खरगोश हो गया, मानव, ये सभी क्या है? द्विपार्श्व सम्मति है। कूट फल को परिभाषित कीजिए। कूट फल को असत्य फल भी कहा जाता है। तो जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है, ऐसे फल को कूट फल कहते हैं। जैसे आपका सेब हो गया, नाशपाती हो गया। और ये टॉपिक आपको क्या है अभी कक्षा 12वीं में भी पढ़ने को मिलेगा, ओके, पहले ही अध्याय में। नेक्स्ट, पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो पर्ण विन्यास पौधों के मुख्य तने एवं उनकी शाखाओं पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास क्या है? तो पुष्पासन पर उसी चक्र के अन्य इकाइयों के सापेक्ष वायुदल अथवा दल में लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपका इतना। कोशिका भित्ति के 2 कार्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर पे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका भित्ति के कार्य, तो यह कोशिकाओं की रक्षा करती है और उनकी निश्चित आकार बनाए रखती है। नेक्स्ट, यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है, तो ये हो जाती है आपकी कोशिका भित्ति के कार्य। तो एंजाइम के 2 गुण लिखिए। तो इसमें उच्च उत्प्रेरकी की दक्षता पाई जाती है और इसमें उच्च स्तरीय अति विशिष्टता पाई जाती है। एंजाइम के आपके गुण हो जाते हैं। विभेदन को परिभाषित कीजिए। सरल अविभेदित विभेदित ऊतक से बनने वाली कोशिकाओं में किसी विशिष्ट कार्य के लिए होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। सब ये आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, फिर आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। सहजीविता को उदाहरण सहित बताइए। अब इन क्वेश्चन को क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के जो 2-4 अध्याय हैं, आपका अध्याय 14 है श्वसन और गैसों का विनिमय, अध्याय 15 शरीर द्रव परिसंचरण, लास्ट अध्याय उत्सर्जित उत्पाद उनको निष्कासन। तो ये वाले जो भी अध्याय नहीं आना है, ओके, लास्ट के 3 अध्याय उनसे संबंधित यहाँ तो मेरे हर प्रकार के क्वेश्चन कवर है, हर अध्याय से इंपॉर्टेंट कवर है। तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें स्किप करते जाऊंगा, छोड़ते जाऊंगा और आपको भी छोड़ देना, ओके। जो मैं आपको बताते जाऊँ उन्हें पढ़ ली जाइएगा। सहजीविता को उदाहरण से बताइए। तो जब 2 पौधे, ये आपका है, ये भी कक्षा 12वीं की बायोलॉजी में आपका, ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आता है आपको 12वीं में, ओके। जब 2 पौधे एक साथ रहते हुए इस प्रकार वृद्धि करते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ दो। सहजीविता यानी साथ साथ जीवन यापन करना, साथ साथ जीवन यापन करना। तो साथ साथ जीवन यानी साथ रहते हैं और इस प्रकार रहते हैं और दोनों इस प्रकार अपनी वृद्धि करते हैं कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीवी पौधे कहलाते हैं, ओके। जैसे आपका लाइकेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सहजीविता का उदाहरण, तो लाइकेन, कवक और शैवाल इसमें रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, वायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर क्यों कहा जाता है? तो पहले तो यही आपको पता चलना चाहिए कि पादप जगत को उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर वायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ऑब्जेक्ट में आता है, ओके। तो देख लेते हैं। वायोफाइटा सबसे सरलतम असंवहनी पादप है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इनकी वृद्धि एवं विकास, प्रजननांगों के विकास तथा निषेचन के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है।
फिर वायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो वायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मांस के सूखने, पौधों को कांच की वस्तुएं, खिलौने तथा फलों आदि की सुरक्षा के लिए क्या पैकिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, मकानों तथा बागों में सुंदरता के लिए मांस व लांस लगाए जाते हैं। यह है बायोफाइटा के आर्थिक महत्व। अंडजनक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो अंडजनक कौन होते हैं? वे जंतु जो अंडा देते हैं, सिंपल है, वो आपको अंडजनक कहलाते हैं। उदाहरण आपके तैयार कर लीजिएगा। बीजांड्यास को परिभाषित कीजिए। तो अंडाशय के भीतर बीजांड में लगने के क्रम को बीजांड्यास कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय कर के रखना है, तो तय करना है पुंज फल की परिभाषा दीजिए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। असमपरिकता से आप क्या समझते हैं? तो वह स्थिति जिसमें पौधों की अभिमुखी पत्तियों में से एक पत्ती बड़ी और दूसरी छोटी आकार की होती है, इसे हम असमपरिका कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है क्या है, ये आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद में अभी आगे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताऊंगा, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लावा, गाल्जिका आदि का अभाव होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। सूत्री विभाजन में कोशम सूत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सूत्री विभाजन में जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का बराबर हो जाती है, इसलिए हमें सम विभाजन कहते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। आक्सी तथा अनाक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में प्रारंभिक चरण एक जैसे होते हैं, जिससे ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक अम्ल बनता है। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये लाइन अब तैयार करके आपको रखना है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में कई बार आ चुका है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्योंकि कई जो ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इसी आप इन्हीं लाइनों से आपकी बात 20 से बन जाती है। ओके, बाकी अभी ऑब्जेक्ट में आपको पाएंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तैयार करना है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो क्यों करते हैं? अध्ययन की सुविधा अर्थात अध्ययन में सरलता बनाने के लिए और वर्गीकरण और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। फिर द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। मुनेरा जगत के 2 लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शैवालों के प्रमुख लक्षण, मुनेरा जगत के लक्षण, ये सभी आपको तैयार करके रखना है। सभी मुनेरा कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। इनमें केंद्रक द्रव के चारों ओर केंद्र कला नहीं होती है। शैवालों के लक्षण देख लीजिए, शैवालों के लक्षण दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। पुष्प किसे कहते हैं? तो तने या शाखाओं के शीर्ष तथा पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होने वाले वह रूपांतरित संघनित प्रहो जो प्रजनन द्वारा फल एवं बीज उत्पादित करता है, फूल या पुष्प कहलाता है। पुष्प जानते हैं हम क्या है, पेड़ में पुष्प क्या होते हैं, सब जानते हैं। परिभाषित किस लैंग्वेज में करना है वो आपको यहाँ सीखना है। ओके, पत्ती के 2 कार्य लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है, सिंपल रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या है, पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, कौन? पत्ती। इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका संरचना जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो पारगम झिल्ली से घिरी होती है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्मतम संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। गाल्जी काय के 2 कार्य लिखिए, ये आपको तय करना है। गाल्जी काय के 2 कार्य इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इसके बाद वृद्धि को परिभाषित कीजिए, ये आपको तय करना है। पादप व जीवों का आकार, आयतन, भार तथा जीव द्रव के अनुक्रमणीय और बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन के बारे में दिया हुआ है, तो इसे आपको तय करना है। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक का घनिष्ठता पूर्वक जुड़कर एक जीव के रूप में ले लेता है। ओके, सहजीवी दोनों में क्या संबंध पाया जाता है, दोनों एक साथ साथ रहते हैं और एक साथ साथ क्या लाभ प्राप्त करते हैं। आर्की बैक्टीरिया के 2 लक्षण देख लीजिएगा। तीर से संलयन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद संघ पोरीफेरा के 2 लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में आ चुका है। पोरीफेरा संघ के क्या लक्षण होते हैं? तो इस समूह के अधिकांश सदस्य समुद्री जल में उपस्थित चट्टानों में संलग्न पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रजातियां स्वच्छ जलीय कायों जैसे तालाबों और झीलों में पाई जाती हैं। इनका शरीर प्राय अरीय सममिति वाला होता है, जो कुछ प्रजातियों के शरीर असममिति भी होता है। नेक्स्ट पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। पौधों के पुष्प अक्ष पर लगने वाले पुष्प के क्रम को हम क्या पुष्प क्रम कहते हैं। जड़ के 2 कार्य लिखिए। तो अवशोषण, स्त्रीकरण, ये सब क्या है? जड़ के कारण होता है। जड़ें भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करती हैं। स्त्रीकरण, जड़ें पौधों को क्या जमीन में स्थिर बनाए रखते हैं। सत्य फल क्या होता है? अभी हम इससे सबसे शुरुआती में असत्य फल पढ़ा था, ओके, कूट फल पढ़ा था। अब सत्य फल क्या होता है? जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो इसे फल को हम सत्य फल कहते हैं, जब मटर से। सिंपल, सत्य फल क्या होगा? जब फल का निर्माण अंडाशय हो तो सत्य फल, और जब फल का निर्माण अंडाशय से ना हो, ओके, तो वो आपका क्या है? असत्य फल।
तने के 2 कार्य, तो पौधों को सहारा प्रदान करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अंतर प्रदत्त जालिका के 2 कार्य तय करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम, तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, केरेटिनाइड, ये सभी आपके क्या है प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रीवियस में आ चुका है। तो अभी तक दोस्तों हमने कवर किए 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। एंजियोस्पर्म के आपको लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आवृत्त बीजी पौधों में बीजों के चारों तरफ आवरण उपस्थित होता है। मुख्य पौधों स्पोरोफाइट, द्विगुणित और जड़ें, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। पुष्प के रूप में प्रजनन अंग उपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म के 3 लक्षण, फिर आपको ये एंजियोस्पर्म के आपके 3 लक्षण हो जाते हैं आवृत्त बीजी के। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के आपको 3 लक्षण तय करना है। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी। दोनों नाम में दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म आ सकता है आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म आ सकता है अनावृत बीजी, तो क्लियर रख लीजिएगा। इसके साथ ही अंतर आपको तैयार कर लेना है, अंतर दोनों में तैयार करके रखिए। लक्षण आप पढ़ लेंगे तो उसी से आपको अंतर भी यहाँ देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद कोशिका सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु लिखिए। कोशिका सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु आपको बताना है, तो ये है आपका सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं में एक जैसी उपापचय क्रियाएं होती हैं और ये जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं। तैयार करना है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्रकाश है, तापमान है, जल, ये सब हैं आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, तो तैयार कर लीजिएगा। किण्वन के 3 महत्व, किण्वन के क्या क्या महत्व हैं वो आपको दिए हुए हैं। किण्वन की क्रियाओं से हम क्या मदिरा बनाने में कारखानों में बियर, विस्की, वाइन आदि में किया जाता है। किण्वन क्रिया से घरेलू जीवन का महत्व, जैसे सिरका बनाने में। अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणुओं की किण्वन क्रिया द्वारा होता है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको यहाँ बताना, सिंपल आपको दिया हुआ है कि क्या करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेता है, यही कारण है कि पावर हाउस से कहा जाता है। बाकी ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जिबरेलिन हार्मोन्स के 3 कार्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रिय होता है, यह पुष्पों और फलों के आकार वृद्धि करने में सहायक करता है, और यह शराब बनाते समय किण्वन की क्रिया को तेजित करता है व विलयन क्रिया को नियंत्रित करता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य। ऑक्सिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं? तो ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यह शीर्ष कलिका को सक्रिय रखता है, जिससे कारण पौधे में शीर्षस्थ प्रभावित होती है। फिर नेक्स्ट है पौधों पर ऑक्सिन के छिड़काव से विगलन परत का निर्माण नहीं होता है, इस कारण पत्तियों और कच्चे फल वो पौधों से टूटकर नहीं गिरते हैं। तो ये आपसे ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य। फिर नेक्स्ट आपको संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण तैयार कर लेना है, सभी एकदम प्योर सिलेक्टेड, ऐसा नहीं कि एक भी यहाँ कम इंपॉर्टेंट है, सब एकदम प्योर सिलेक्टेड है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसी हिसाब से क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण कौन कौन से? इनके जंतु जल, थल और वायु तीनों के प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। शरीर तीसरी द्विपार्श्व सममिति और बाह्य रूप में विखंडित होता है। सभी खंडों पर ज्योतिदार उपांग पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पक्षियों में उड़ने हेतु रूपांतरण, क्या रूपांतर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। उड़ने के लिए क्या रूपांतर पाए जाते हैं? पहला, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाता है। शरीर धारा रेखी होता है, जैसे एरोप्लेन ही बनाया जाता है तो कैसे धारा रेखी बनाया जाता है। ओके, इसके साथ ही बच्चे के पेक्टोरम पेशिकाओं को सुविकसित होना। नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व, ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व आपको बताना है, क्रम से आपको तैयार करना है। 3 पॉइंट में आपको यहाँ बताया जा रहा है। जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी हिसाब से सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पादप वृद्धि के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया है पादप वृद्धि के चरणों के, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको एक बार पढ़ से लीजिएगा। फिर संघ इकाइनोडोडर्मेटा के 3 लक्षण भी आपको तैयार कर लेना है। लक्षण वाला तो क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, संघ इकाइनोडर्मा के लक्षण आपको तैयार करना है कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, इनका शरीर तीसरी एवं देह गुहा हुआ होता है, इनमें जल संबंध तंत्र पाया जाता है, इनके शरीर विशिष्ट परिसंचरण तत्व और स्वतंत्र तंत्र का अभाव होता है। फिर एम्फीबिया वर्ग के लक्षण आपको तैयार कर लेना है।
इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये उभयचर होते हैं अर्थात जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के आवासों में रहते हैं। इनके कंगाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है। इनकी आंखों के ऊपर घूमने वाली पलकें तथा कानों के ऊपर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या है टिम्पिंडम कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको प्रोटीन के 3 कार्य तैयार कर लेना है। प्रोटीन क्या और क्या होते हैं? एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, शरीर उपापचय क्रिया में और परिवहन में। ये प्रोटीन के आपके कार्य यहाँ बताए जा रहे हैं। फिर साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य आपको तैयार करने हैं और एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य, ये हमारे हो जाते कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर तैयार करना है। तो मैं किस सॉल्यूशन में आपको दिखाते जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस कई बार आ चुका है, कार्डेट तथा नॉन कार्डेट में अंतर। कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में अंतर, रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर आपको तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में आता है, तो 3 पॉइंट में दिया हुआ है। फिर आपको हरित लबर का नामांकित चित्र, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि क्या डायग्राम रहने वाला है। ओके, इसके बाद एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। फिर खुले संवहन पुल और बंद संवहन पुल में अंतर। एकदम प्योर सिलेक्टेड वाले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी से लेते जाइए और एक बार तैयार कर लेना है। जड़ और तना में अंतर, जड़ और तना में अंतर आपको रहता है इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा। जड़ के क्या कार्य होते हैं, तना के क्या कार्य हैं, पत्तियों के क्या कार्य हैं, ये सब आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असीमांशी पुष्क्रम, ससीमांशी पुष्क्रम में अंतर आपको तैयार कर लेना है। फिर किंडमन और श्वसन में अंतर तैयार करना है। वीडियो को क्या स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट ही आप लेते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, अब रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप क्या है स्क्रीनशॉट से फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, इसको भी एक बार आपको देखकर रखना है। आगे सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर तैयार करना है, ये आपका दिया सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर। फिर केंद्रक का नामांकित चित्र, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है आपके। ओके, अब इसमें तो स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, अपनी बुक में देख लीजिएगा, या फिर आपका गूगल से इसकी फोटो निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका नामांकित चित्र जरूर आपको सीख ले रखना है। इसके साथ ही पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर भी आप तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको देख लीजिए। पादप कोशिका का और जंतु कोशिका नामांकित चित्र जरूर आपको तैयार करके रखना है, कोई ना कोई आपका आ सकता है। और रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो रंध्र भी आपको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कवर करा दिए 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न। अब हमारे रह जाते हैं 4 अंकी वाले महत्वप्रश्न, चलिए इन्हें देख लेते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं फाइनल एग्जाम की, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की तो हो ही जाती है, अब मैंने आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ। ओके, क्योंकि मेन स्कोर दोस्तों आपका क्या है फाइनल एग्जाम का ही जोड़ने वाला आपकी मार्कशीट में। और प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको बैच जरूर लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही, हिंदी, इंग्लिश है, वो सब्जेक्ट का आपको कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट का आपको क्या कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो इससे आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो ये आपका 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका नामांकित चित्र आप सीख के रखिएगा, 3 नंबर में डायग्राम भी आ जाता है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट ही आप लेते चलिएगा। तो सेलुलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। लवण पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं। बड़ी रिक्तियां पाई जाती पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तियां नहीं पाई जाती। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। चक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन और अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन में आपको क्या अंतर तैयार करके रखिएगा। कम इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए, कम इंपॉर्टेंट आपको लेकिन एक बार पढ़ के आपको रखना है। फिर नेक्स्ट आपका रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं ये आपकी दी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं कि ये प्राथमिक अविकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसमें सख्त नाभिक नहीं पाया जाता है बल्कि आभासी केंद्रक उपस्थित होता है, ये आपका दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे ये आपका दिया हुआ है तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ये है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, C3 व C4 पौधों में अंतर, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लॉन्ग में आता है, यानी 4 नंबर में आ चुका है आपका एग्जाम में, कई बार तैयार करके रखना। C3 और C4 पौधों में अंतर। ओके, ये आपका दिया हुआ है C3 और C4 पौधों में अंतर, 4 नंबर का है, तो 4 आपके अंतर यहाँ दिए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो ये आपको दिए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर।
क्योंकि लगातार मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपका ये तैयार कर रखिएगा। प्रोक्यूटिव क्या है, यूक्रोटिव क्या है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अंतर तैयार कर लेते हैं इसके गुण भी आपको तैयार हो जाएंगे। और पूछा जाए प्रोक्यूटिव के गुण बताइए तो ये आपको पॉइंट लिख दीजिएगा 4। यूक्रोटिव के गुण बताइए तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। अंतर आए तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, कम ही आता है, ठीक है, पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। C3C4 में अंतर आपका प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर, प्रोक्यूटिव कोशिका में अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ओके। मतलब इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो तैयार आपको करके रखना है। ये आपका दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करके रखना है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर है, ओके। अब देखिए ऑक्सी श्वसन बोले, अनाक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एक ही बात आपकी रहने वाली है, ओके। कई बार पेपर में आ सकता है ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर, वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर आ जाता है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, इसे भी आपको तैयार करके रखना है, ओके। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा इनमें से। ऑक्सी श्वसन हो, C3C4 पौधों में अंतर हो, प्रोक्यूटिव का अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो, सब एकदम इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले 4 कारक। तो तापमान, पीएच सांद्रता, प्रकीर्ण सांद्रता, सक्रिय कारक, ये सभी हैं आपके एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तैयार करना है इसे भी। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रे चक्र में अंतर, ये भी अंतर की श्रेणी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी एकदम आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग में कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। और क्या होता है कि सेट में पेपर आते हैं आपके, चाहे फाइनल एग्जाम हो, अभी हाफ ईयरली एग्जाम, इसमें भी सेट में पेपर आ रहे हैं। अभी आपका फाइनल एग्जाम, उसमें भी सेट में पेपर आएंगे। तो ये टीचर क्या करते हैं, आपके जो पेपर सेट करते हैं, किसी में ग्लाइकोलाइसिस कैब्रे चक्र में अंतर देंगे, किसी में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देंगे, ओके। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण, इसलिए जब मैं पूरे पेपर का हर स्टूडेंट से पेपर मांगता हूँ, उनके पेपर का एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तब पता चलता है कि सेट है तो हर में क्वेश्चन आए हैं, ओके। इसलिए आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आए नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको हर प्रकार का जो इंपॉर्टेंट वो कवर करके रखना पड़ेगा, ओके। लेकिन जो प्योर सिलेक्टेड है, मैं केवल वही आपको क्वेश्चन यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये तैयार आपको होने ही चाहिए। ये हो जाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस व कैब्रे चक्र में अंतर। आगे देख लेते हैं। इसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर तैयार कर लीजिएगा। अभी आप तैयार कर लीजिए, आपकी कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान में है, कक्षा 12वीं के रसायन में भी है, आपके रसायन शास्त्र में भी, केमिस्ट्री में भी है, कक्षा 12वीं की बायोलॉजी में है। अभी आप तैयार कर लीजिएगा, आपके आगे के लिए भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 4 कारक को समझाइए। तो कौन कौन से कारक हैं? हार्मोन हो गया, तापमान हो गया, और प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सभी आपकी है पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी कुछ जैसे क्वेश्चन हृदय पेशी वाले ये सब यहाँ दिए हुए हैं, तो इनको भी इग्नोर करना है, क्योंकि ये लास्ट के अध्याय के एक क्वेश्चन है जो अभी आपके सिलेबस में, अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस में नहीं है। जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मैं आपको हर प्रकार के फिर क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। जितने क्वेश्चन बताए हैं सब प्योर सिलेक्टेड बताए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। बाकी आपके पास समय रहता है और भी क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हैं तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको जरूर तैयार करना है। बाकी अभी आपके ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप 100+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी तैयार करा दूंगा। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।